सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट शाह में। तो गाइज आप लोग के लिए मैं लेकर आई हूँ रेलवे ग्रुप डी 2025 का जो है आपका आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है। ये आपका संघर्ष सीरीज जो है ये आज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं कोशिश करूंगी कि जितना ज्यादा हो सके आपकी चीजों को क्लियर आउट करवा सकूं, ताकि आपको एग्जाम में बेनिफिट हो सके और आप सिलेक्शन ले पाए। एंड मैं मेरे तरफ से ये पूरा कोशिश रहेगा। बस आप लोगों को कोशिश ये करना है कि मैं ये जो ये लेकर आऊंगी, ये टोटल 30 सेट लेकर आऊंगी आप सभी के लिए। और इस 30 सेट को आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। इसके बाद भी जब एग्जाम का टाइम आएगा तो मैं मैराथन वगैरह भी लेकर आऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए अभी मैं सिर्फ ये जो है 30 सेट लेकर आऊंगी। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा, इससे ये आपको याद रखना है कि जैसे कि ये सिर्फ आपका जीके जीएस होगा। अगर आप लोगों को इसमें करंट अफेयर का भी, अगर आप लोगों को करंट अफेयर चाहिए तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इसके साथ साथ करंट अफेयर का या फिर अलग से करंट अफेयर का सेशन लाने की कोशिश करूंगी। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, करंट अफेयर्स का। इसके बाद जीके जीएस का आपको मैं कोशिश करूंगी ये आपके प्रीवियस ईयर सेट के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन तैयार करूंगी। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में आपके प्रीवियस ईयर सेट के अकॉर्डिंग ही तैयार करूंगी, ठीक है ना। तो ये उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन रहेगा, या फिर कोई कोई क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर सेट का ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो है गाइस, आप लोगों को बस इतना ही करना है कि जहां पे भी आपको कंफ्यूजन हो, जो चीज आपको नहीं पता है उसको आपको खुद से नोट करना है और उसका रिवीजन डेली करना है, ठीक है। चलिए पहले मैं आपको एक ओवरऑल चीजें समझाती हूँ, ठीक है ना, जो आपके लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक स्लाइड ले लिया है, तो यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि जो आपका सीबीटी 1 का एग्जाम होगा। सीबीटी ऐसे आप सभी ने पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी मैं एक एक बार आप लोगों को बता देती हूँ, जिन लोगों को अगर नहीं पता होगा, इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे। तो सबसे पहले सीबीटी का एग्जाम होगा, जिसमें से आपका जो है मैथ से आपको कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ से जो है आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, 25 क्वेश्चन, जो कि ये रहेगा आपके 25 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का। इसके बाद जो है आपका सामान्य विज्ञान रहेगा। सामान्य विज्ञान जनरल साइंस रहेगा। यहाँ से भी आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे और जो है 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसके बाद मैथ के बाद आपको याद रखना है कि ये जो है आपका रीजनिंग रहेगा, ठीक है ना। रीजनिंग रहेगा। तो रीजनिंग की भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ से भी आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 मार्क्स का रहेगा, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। यहाँ तक कि मैं सामान्य ज्ञान का भी लिख ही देती हूँ, ठीक है ना, ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान की अगर मैं बात करूँ तो सामान्य ज्ञान का कितना रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 25 मार्क्स का, ठीक है, 25 मार्क्स का रहेगा। और इसके बाद अगला आपका कौन सा सब्जेक्ट है, अगला है आपका जो है जीके रहेगा प्लस करंट अफेयर, ठीक है ना। जीके, जीके प्लस करंट अफेयर, करंट अफेयर्स, ठीक है। तो जीके और करंट अफेयर से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 20 रहेंगे, ठीक है ना। 20 क्वेश्चंस रहेंगे और 20 मार्क्स का रहेगा। एक क्वेश्चन एक नंबर का, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो निगेटिव मार्किंग, ठीक है ना, निगेटिव मार्किंग आपका कितना रहेगा, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग जो है ये आपका रहेगा 1/3 पर रॉन्ग क्वेश्चन, पर रॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो ये जो है आपको ओवरऑल इतना समझना है। और ये टोटल आपका कितना हो जाएगा, 25 25 50 और 50 और 30 80 या 100। यानी टोटल जो आपका रहेगा वो कितने नंबर का एग्जाम होगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन आपको रहेंगे और प्लस वो जो है आपका 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन एक नंबर का आपका रहेगा, ठीक है। और इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको ड्यूरेशन कितना मिलेंगे, तो इसके इस एग्जाम का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 90 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है ना। ड्यूरेशन कितने मिनट का रहेगा, 90 मिनट का रहेगा, ठीक है, 90 मिनट का रहेगा। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको सामान्य ज्ञान एक आपका जो सब्जेक्ट है, ये टोटल आपको जो है इतना आपको प्रिपेयर करना है किसी भी हाल में, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ सामान्य ज्ञान, ठीक है ना, सामान्य ज्ञान और जीके जीएस का मैं यहाँ पे जो है प्लस करंट अफेयर का, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं जरूर लेकर आऊंगी। लेकिन अभी करंट अफेयर नहीं है, अगर आप बोलेंगे तभी लेकर आऊंगी। मैथ और रीजनिंग का तो नहीं, बस ये सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, सामान्य ज्ञान में आपका होगा भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान जो होता है ये पढ़ना पड़ेगा। और जीके और करंट अफेयर तो आप सभी जानती हैं।
तो इसमें आपको जो है जैसे आपका संविधान, भूगोल ये सब हो जाएगा। तो ये सारा आपका हो गया, ठीक है ना। तो ये सारा चीज मैं क्लियर करूंगी। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि कोई भी एग्जाम का तैयारी करने से पहले आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। ये सिर्फ ग्रुप डी की ही नहीं बात करें, आप कोई भी एग्जाम का तैयारी करें, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आपको देखना है, ठीक है। अब चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि दिल्ली का कौन सा विश्व धरोहर स्थल फारसी और भारतीय स्थापत्य का मिश्रण है। तो आपको बताना है कि दिल्ली का कौन सा स्थल है। यहाँ पे आपको ये कर दिया, ठीक है ना, अलर्ट कर दिया है। आप यहाँ पे सोच सकते हैं, ये दिल्ली का पूछ रहा है। दिल्ली का कौन सा स्थल है जो फारसी और भारतीय का मिश्रण है, ये आपको बताना है। तो जमा मस्जिद है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, या फिर हुमायूं का मकबरा है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा जो है ये फारसी और जो है भारतीय स्थापत्य का मिश्रण है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि फारसी और भारतीय इस दोनों की विशेषता क्या होती है, इस दोनों शैली की। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है, जैसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं बात करूंगी भारतीय शैली की विशेषता। भारतीय शैली की विशेषता, ठीक है। तो इसकी क्या क्या विशेषता होती है ये हम देखेंगे। तो भारतीय शैली की विशेषता होती है, जैसे कि ये होगा, सबसे पहला आपको याद रखना है लाल बलुआ पत्थर। लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, ठीक है। इसके बाद और क्या होता है, इसके बाद होता है रंगीन पत्थरों की सजावट। रंगीन पत्थरों की सजावट। इसके बाद याद रखिएगा जालीदार खिड़की। जालीदार खिड़की, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद दूसरा आपको क्या याद रखना है, जैसे कि मैं फारसी स्थापत्य कला शैली की बात करूंगी, ठीक है ना। फारसी, फारसी स्थापत्य कला शैली की। तो इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, इसका जो है इसकी विशेषता क्या होती है, इसका ऊंचा चबूतरा होता है, ठीक है ना। ऊंचा चबूतरा। ये जो है फारसी स्थापत्य कला की जो है ये शैली है, ऊंचा चबूतरा होता है। इसके बाद याद रखिएगा गुम्बद जो होता है ना, वो बहुत बड़ा गुम्बद होता है। गुम्बद, बड़ा गुम्बद, बड़ा गुम्बद। इसके अलावा याद रखिएगा और कैसी होती है, चार बाग शैली। चार बाग शैली, ये जो है ना, ये फारसी स्थापत्य कला की जो है ये विशेषता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हुमायूं का मकबरा जो है ये आपके इसी का है। और याद रखिएगा ये भारत का पहला बगीचा मकबरा है, ठीक है ना। तो ये भी हुमायूं के मकबरा के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये भारत का पहला, भारत का पहला बगीचा, भारत का पहला बगीचा मकबरा है, ठीक है। हुमायूं का मकबरा के बारे में याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो और आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं, याद रखिएगा ये तो आपका दिल्ली में है, जो कि यहाँ पे आपको बोल भी दिया गया था कि ये दिल्ली में है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा कि ये दिल्ली में है। दूसरा इसे याद रखिएगा, इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, इसे यूनेस्को में इसे शामिल किया गया है 1900, यूनेस्को में 1993, 93, 1993 में शामिल किया गया, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि इसका निर्माण जो है, हुमायूं के मकबरा का निर्माण कब हुआ है। निर्माण, तो याद रखिएगा इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था 1565 में, इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। 1565 में स्टार्ट हुआ था और ये चला था 1572 तक इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि इसके जो है अ, निर्माणकर्ता कौन है, यानी कि इसका निर्माण किसने करवाया था गाइस, किसने बनवाया था। तो यहाँ पे आप ये याद रखिएगा ये किसने बनवाया था। इन्हीं की जो है ये बेगम थी, हमीदा बानो बेगम ने, हमीदा, हमीदा बानो बेगम, बेगम ने बनवाया था, ठीक है। बनवाया था।
इसके बाद आपको याद रखना है कि इसका जो है वास्तुकार कौन था। वास्तुकार। तो हुमायूं के मकबरा का वास्तुकार कौन था गाइस, तो याद रखिएगा इसका वास्तुकार था मिराक मिर्जा गियाथ। मिराक। मिराक मिर्जा गियाथ। ये जो है इसका वास्तुकार था, ठीक है। इसके बाद मैं अगर आपसे पूछूं कि लाल किला को जो है यूनेस्को में कब शामिल किया गया है गाइस, तो याद रखिएगा इसे यूनेस्को में शामिल किया गया लाल किला को। यूनेस्को में कब शामिल किया गया लाल किला को, तो याद रखिएगा क्या 2007 में। 2007 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। और कुतुब मीनार को कब किया गया ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे। तो कृष्णदेव राय जो है ये कौन से वंश के शासक थे, तो आपके ऑप्शन है संगम वंश के, ऑप्शन बी तुलु वंश के, ऑप्शन सी सालुव या होयसल वंश के। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्णदेव राय जो है ये कौन से वंश के, तुलु वंश के शासक थे। कृष्णदेव राय के बारे में हम अब एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम कृष्णदेव राय के जो है शासनकाल के बारे में बात करेंगे। इनका शासनकाल कब से कब तक था, तो याद रखिएगा इनका शासनकाल था 1509 से लेकर के जो है 1529 तक, ठीक है। 1509 से लेकर के 1529 ईस्वी तक। और याद रखिएगा ये जो है ये किसके समकालीन थे। 1509 में जो है ये किसका शासन था 1529 में, तो याद रखिएगा ये जो है बाबर। बाबर के समकालीन थे, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। बाबर के समकालीन, बाबर के समकालीन थे, ठीक है ना। और बाबर का जो है शासनकाल कब से कब तक था, शासनकाल, तो याद रखिएगा बाबर का शासनकाल था 1526 में। इसने इब्राहिम लोदी को हराया था और 1530 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना, 30 ईस्वी में। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद याद रखिएगा कि जो है कृष्णदेव राय की जो है याद रखिएगा इनका राज्याभिषेक कब हुआ था, राज्याभिषेक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इनका राज्याभिषेक हुआ था 1509 में, 1509 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद याद रखना है कि इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है कृष्णदेव राय की। कौन सी रचना है, ठीक है। तो इनकी कौन सी रचना है, तो इनकी रचना है आमुक्त माल्याद। आमुक्त माल्याद, ठीक है। ये इन्हीं की रचना है। और इन्हीं के दरबार में जो है अष्ट दिग्गज है। तो पूछा जाता है कि अष्ट दिग्गज जो है ये किनके दरबार में है, तो अष्ट दिग्गज जो है इन्हीं के दरबार में थे। अष्ट, अष्ट दिग्गज, ठीक है। अष्ट दिग्गज, जो कि ये जो है याद रखिएगा तेलुगु के 8 महान कवि थे। अष्ट दिग्गज किन्हें कहा गया, तेलुगु के 8 महान कवि को। तेलुगु के 8 महान कवि, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा ये जो है बाबर के ये समकालीन थे। तो एक पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो है दक्षिण भारत में जो है इनका शासन था, ठीक है। दक्षिण भारत पर किसका शासन था, अगर ये बाबर के समकालीन थे तो दक्षिण भारत पर जो है किसका शासनकाल था, कृष्णदेव राय का था। कृष्णदेव राय का शासन था, कृष्णदेव राय का शासन था, ठीक है। और जो है याद रखिएगा उत्तर भारत पे बाबर का शासन था। मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक जिसे माना जाता है वो बाबर का शासन था, ठीक है, बाबर का, उत्तर भारत से। और याद रखिएगा इन्होंने ही कौन से मंदिर का निर्माण करवाया, तो इन्होंने कई सारे मंदिर का निर्माण करवाया। जैसे मैं अगर मैं बात करूँ तो गाइस याद रखिएगा इन्होंने जो है कौन कौन से मंदिर का निर्माण करवाया। राम स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया, राम स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है इस इन्होंने जो है विरूपाक्ष मंदिर का भी निर्माण करवाया था, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है।
तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि लाला लाजपत राय ने 1921 से डैश से जुड़े हुए थे। तो 1921 से लाला लाजपत राय किससे जुड़े थे? आर्य समाज से जुड़े हुए थे, सत्यशोधक समाज से जुड़े हुए थे, सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी से जुड़े हुए थे, या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़े थे। तो गाइज ये जो जुड़े थे वो सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। इन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी, सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी। इसकी स्थापना इन्होंने कब की थी? स्थापना कब और कहाँ की थी याद रखिएगा। तो इसकी स्थापना 1921 में इन्होंने की थी, 1921 में की थी। और इन्होंने जो है स्थापना जब की थी तो लाहौर में, लेकिन बाद में ये दिल्ली स्थानांतरित हो गया था, ठीक है ना, लाहौर में। ठीक है। इसके बाद आपको और क्या याद रखना है? इसके बाद आपको याद रखना है कि ये इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था जन सेवा, शिक्षा और सामाजिक सुधार। इस सोसाइटी का स्थापना का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य जन सेवा, जन सेवा, शिक्षा, शिक्षा और सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार। इसके बाद अगर हम बात करें लाला लाजपत राय के बारे में, तो लाला लाजपत राय के बारे में आपको क्या याद रखना है? इनसे रिलेटेड याद रखिएगा कि इन्हें जो है पंजाब केसरी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है ना। तो पूछा जाए अगर आपसे कि पंजाब केसरी या फिर जो है शेरे पंजाब किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा ये लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी, पंजाब केसरी या शेर ए पंजाब, शेरे पंजाब कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे जो मैं लिखा रही हूँ ना, ये लाला लाजपत राय से रिलेटेड पॉइंट लिखा रही हूँ, ठीक है ना। इसके बाद आपको यहाँ पे लाला लाजपत राय के बारे में क्या याद रखना है? याद रखिएगा कि लाला लाजपत राय जो है ये गरम दल के नेता थे, कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। इसके बाद जो है इनकी मृत्यु कैसे हो गई थी, तो याद रखिएगा इनकी मृत्यु हुई थी, पूछा जाता है, ठीक है ना, इनकी मृत्यु के बारे में। तो ये भी याद रखिएगा इनकी मृत्यु हुई थी साइमन कमीशन का जब विरोध हुआ था, तो उसमें जो लाठी चार्ज हुआ था ना, तो उस लाठी चार्ज से जो है इनको बहुत ज्यादा दर्द हुआ और ये इनकी जो है मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा साइमन कमीशन, साइमन कमीशन के विरोध में, ठीक है ना, विरोध में, लाठी चार्ज में, लाठी चार्ज, ठीक है। लाठी चार्ज में जो है इनकी लाठी चार्ज के बाद हुआ था, ठीक है ना, लाठी चार्ज के बाद, ठीक है। और ये जो है कब हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा ये घटना कहाँ हुआ था? लाहौर में। और कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1928 में, ठीक है ना। ये घटना साइमन कमीशन वाला जो ये घटना हुआ था, ये कहाँ हुआ था? लाहौर में। और कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1928 में, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जब इन्होंने कहा था, इनका एक कथन है जो कि पूछा जाता है कि ये कथन किसका है, तो इन्हीं का एक कथन है जो इन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी जो है वो ब्रिटिश सरकार के जो है ताबूत में एक एक कील का काम करेगी, ये इन्होंने ही कहा था, लाला लाजपत राय ने, ठीक है ना। इसके बाद जो है इनसे रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने होम रूल लीग की भी स्थापना की थी 1916 में एनी बेसेंट के साथ मिलकर, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं guys आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना जो है ये किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और कब की थी गाइस, याद रखिएगा 1875 में, ठीक है, आर्य समाज की। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा, ज्योतिबा फुले ने की थी। और कब की थी? 1873 में, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गैस तो याद रखिएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा पंडित मदन मोहन मालवीय ने, पंडित
मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है ना। और याद रखिएगा इन्होंने कब की थी गाइस, 1916 में। ठीक है, तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मिनिकॉय और मालदीव के बीच के चैनल को क्या कहा जाता है। तो मिनिकॉय और मालदीव के चैनल को जो है ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 डिग्री चैनल कहा जाता है। ठीक है ना। 8 डिग्री चैनल की अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा ये किसको, मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। और इसे 8 डिग्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि याद रखिएगा ये 8 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है ना। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कहाँ है, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद गाइस याद रखिएगा 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये किसको अलग करता है। तो 9 डिग्री चैनल जो याद रखिएगा ये मिनिकॉय और मालदीव के बीच का है। सॉरी, मिनिकॉय और जो लक्षद्वीप को अलग कौन करता है, तो ये 9 डिग्री चैनल करता है। ठीक है ना। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। लक्षद्वीप को अलग करता है कौन, 9 डिग्री चैनल अलग करता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस तो आपका जो है 10 डिग्री चैनल की अगर मैं बात करूँ तो 10 डिग्री चैनल जो है ये किसको अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल, तो 10 डिग्री चैनल जो है गाइस याद रखिएगा ये अलग करता है अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। अंडमान, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार को अलग करता है। और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। अलग करता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग 9 जो है ये आपके पंचायतें से संबंधित है, या फिर ऑप्शन बी केंद्र शासित प्रदेश, या फिर ऑप्शन सी आपका संविधान का संशोधन, या फिर ऑप्शन डी नगर पालिका। तो भारतीय संविधान का भाग 9 जो है ये पंचायती से संबंधित है। अगर यहीं पे अगर आपका 9 ए हो जाता तो ये नगर पालिका से संबंधित हो जाता। ठीक है ना। तो ये पंचायती से संबंधित है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में ये बात करेंगे। तो याद रखिएगा इसे जो है याद रखिएगा भाग 9 में आपका पंचायत है, और इसके बारे में हम एक एक पॉइंट को देखेंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जो आपका जो है 73वां संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, ठीक है ना। 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो है ये पंचायती राज को जोड़ा गया था। ठीक है ना। इसमें जो है किसको जोड़ा गया था, पंचायती को जोड़ा गया था। पंचायती राज व्यवस्था को, राज व्यवस्था को जो है जोड़ा गया था। ठीक है ना। और भाग 9 में जोड़ा गया, और किस आर्टिकल में जोड़ा गया था, तो जोड़ा गया था अनुच्छेद आपका जोड़ा गया था 243 से, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, ओ तक जोड़ा गया था। ठीक है ना। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक जोड़ा गया था, जिसमें अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा 243 और 243 ओ के बीच, जैसे अगर मैं कुछ आर्टिकल आपको लिखा हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं अगर बात करूँ अनुच्छेद 243, इस सब में पंचायती राज व्यवस्था का ही प्रावधान है। ठीक है ना। जैसे मैं अगर बात करूँ अनुच्छेद 243, तो इसमें क्या दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 243 में जो है पंचायत की परिभाषा दी गई है। ठीक है ना। परिभाषा दी गई है। वही अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे जो है अनुच्छेद 243 ए अगर मैं कर दूं, तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें क्या उल्लेख है संविधान पे, अनुच्छेद 243 ए,
इसमें क्या कहा गया, तो इसमें जो है पंचायत, इसमें जो है ग्राम सभा के बारे में इसका उल्लेख है, ठीक है ना। अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा का उल्लेख है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 243 बी की अगर मैं बात करूं, तो इसमें जो है पंचायतों के गठन का प्रावधान है। पंचायतों पंचायतों के गठन का प्रावधान है, ठीक है ना। इसी तरीके से 200 ओ तक जाता है, ठीक है ना। अब जैसे ए हो गया, इसके बी हो गया, इसके बाद सी हो जाएगा पंचायतों की संरचना, डी में सीटों का आरक्षण। इस तरीके से जो है 243 से 243 ओ तक इसे जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन हुआ था। लेकिन हाँ, याद रखिएगा ये लागू कब हुआ था, तो लागू हुआ था आपका जो है ये लागू कब हुआ था, ये संशोधन जो हुआ था, ये लागू कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, ठीक है ना। ये लागू कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, ठीक है ना। और इसी दिन हम जो है, इसी दिन पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला था। और इसी 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, पंचायती राज व्यवस्था दिवस मनाते हैं। 24 अप्रैल को पंचायती दिवस पंचायती दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो जैसे आपका जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है ये त्रिस्तरीय, ठीक है ना। कितना है, त्रिस्तरीय, ये आपको पता होना चाहिए। त्रिस्तरीय में ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत जो कि ब्लॉक स्तर आता है, और तीसरा जिला पंचायत। इसके बाद अगर मैं बात करूँ जो आपका नगर पालिका है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो है आपके कौन से भाग में है? तो याद रखिएगा ये भाग 9A में है, ठीक है ना, 9 के ए में है। और इसे जो इसमें जो है आपका नगर पालिका है, और इसमें आपका कौन सा प्रावधान दिया गया, इसे जो जोड़ा गया था, इसे 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ठीक है ना। इसे 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक का मुख्यालय कहाँ है। तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय बैंकॉक है, सिंगापुर है, टोक्यो है, या फिर जकार्ता है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका जो मुख्यालय है वो है सिंगापुर है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एपेक का मुख्यालय कहाँ है, सिंगापुर है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसकी स्थापना कब हुई थी गाइस, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी, एपेक जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 1989 में हुई थी सिंगापुर में। और याद रखिएगा ये जो है एपेक जो है, ये इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र होता है ना, इसमें मुक्त व्यापार, आर्थिक सहयोग और सतत विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मुक्त व्यापार, मुक्त व्यापार, इसके बाद याद रखिएगा आर्थिक सहयोग, मुक्त व्यापार, आर्थिक सहयोग, सहयोग और सतत विकास, और सतत विकास का बढ़ावा देना, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके सदस्य देश कितने हैं गए, तो याद रखिएगा इसके सदस्य देश हैं, याद रखिएगा 21 इसके 21 अर्थव्यवस्थाएं हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं अर्थव्यवस्था क्यों लिख रही हूँ ये भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है ना। स्थाएं हैं, ठीक है, अर्थव्यवस्थाएं। तो जो एपेक होता है ना, एपेक जो है ये क्या करता है, ये जो है अर्थव्यवस्थाओं के रूप में जो है सदस्य देता है, ठीक है ना। एपेक का काम क्या होता है ये याद रखिएगा, ये जो है ये अर्थव्यवस्थाओं के रूप में जो है, अर्थव्यवस्थाओं अर्थव्यवस्थाओं के रूप में सदस्यता देता है, ठीक है ना, सदस्यता देता है, ठीक है।
अब आपको ये बताना है कि भारत जो है वो एपेक का सदस्य है या नहीं है, ठीक है ना। मैंने ये तक बता दिया कि अर्थव्यवस्थाओं के रूप में सदस्यता देता है, तो भारत जो है ये इसका सदस्य है कि नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि भारत एपेक का सदस्य नहीं है। भारत सदस्य नहीं है, ठीक है ना। भारत जो है एपेक का सदस्यता नहीं ले पाया था। जब 1991 में जो है, आप सभी को पता होगा कि 1991 में हमारा देश जो है वो अर्थव्यवस्थाओं में काफी नीचे था। आपको पता होगा पूरा जीडीपी वगैरह सब खत्म था। तो वहां पे जो है जब इन्होंने जो है 1991 में जो है आवेदन दिया था, लेकिन हमारे देश के उस समय जो है अर्थव्यवस्था काफी वीक थी, इसलिए वो नहीं शामिल हो पाया था, ठीक है ना। तो ये अभी तक जो है ये एपेक का सदस्य नहीं बना है भारत, अब तक की अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है ना। क्योंकि इसका जो है ये होता ही है, अर्थव्यवस्थाओं के रूप में सदस्यता देता है। तो इसके साथ एपेक अभी नहीं किया है, ठीक है ना, भारत के साथ कोई नहीं। जैसे अगर मैं यहाँ पे पूछा जाता है कि जो है एपेक, एपेक का फुल फॉर्म क्या होता है। एपेक का फुल फॉर्म होता है, ऐसे हिंदी में तो है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, इंग्लिश में हो जाएगा आपका एशिया, एशिया पैसिफिक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो कौन से अनुच्छेद के अनुसार गाइस, अनुच्छेद 21 के अनुसार, अनुच्छेद 46, 57 या फिर 53। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार जो है ये आपको याद रखना है कि ये जो है संघ की कार्यकारी शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है। तो ये होगा या, और यहाँ पे जो है याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जो है भारत के संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रपति जो है ये संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। इसके बाद जो है ये याद रखिएगा, ये जो है कोई भी काम करता है राष्ट्रपति तो ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह पे काम करते हैं। ये प्रमुख तो होते हैं, लेकिन इन दोनों की सलाह के बगैर ये काम नहीं कर सकते। तो ये ऐसा कहा जाता है कि ये नाम मात्र का ये शक्ति है इनको, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है इनसे रिलेटेड कुछ और अनुच्छेद के बारे में, जैसे कि अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद जो है ये कौन से आर्टिकल में है, राष्ट्रपति का पद, सारा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद लिखा रही हूँ, ठीक है ना। राष्ट्रपति का पद है आपका अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 52 में, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा राष्ट्रपति का पद, कार्यपालिका की शक्ति जो है, राष्ट्रपति को कार्यपालिका की शक्ति जो है किस अनुच्छेद के तहत है, कार्यपालिका की शक्ति। तो याद रखिएगा ये है आपके अनुच्छेद आपका जो है 53, सीधे मैं 53 लिख दे रही हूँ, ठीक है ना, समझ जाइएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस में है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है ना, यानी उनका चुनाव। तो ये है, ये आता है आपके अनुच्छेद 54 में जो है ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। इसके बाद अगर मैं बात करूं निर्वाचन की विधि, विधि कैसी होगी ये आपको बताना है। राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निर्वाचन विधि मतलब समझते हैं, निर्वाचन विधि और निर्वाचन में क्या है। निर्वाचन मतलब कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है संसद और राज्य विधानसभा के जो है, याद रखिएगा ये जो है निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। ये हो गया राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो किसके द्वारा, संसद और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही होते हैं। निर्वाचन विधि मतलब ये हो गया अनुच्छेद 55 में है ये आपका निर्वाचन विधि। निर्वाचन विधि अनुच्छेद 55 में है, और इसमें क्या कहा गया है कि जो अनुपातिक
प्रतिनिधित्व प्रणाली या फिर और एकल संक्रमणीय मत के से जो है चुनाव होता है, इसे ही निर्वाचन विधि कहते हैं, ठीक है ना। एकल संक्रमणीय मत से जो चुनाव होता है, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो होता है आपका, उसे जो है निर्वाचन विधि कहते हैं, ठीक है ना। ये विधि हो गया। इसके बाद जो इनका कार्यकाल की अगर मैं बात करूं, ये कौन से अनुच्छेद में है, तो इनका कार्यकाल है अनुच्छेद 56 में, ठीक है। तो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो है ये क्या होता है, राष्ट्रपति नाम मात्र का जो है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, मैंने बोला ना, क्योंकि इसका जो है वास्तविक शक्ति जो है ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, क्योंकि ये कोई भी काम जो है उन्हीं के सलाह पे करते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है। तो साहा परमाणु भौतिकी संस्थान मुंबई में, पुणे में, चेन्नई में या फिर कोलकाता में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलकाता में। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कोलकाता। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है साहा परमाणु भौतिकी संस्थान के बारे में, तो इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1949 में, इसकी स्थापना हुई थी 1949 में, 1949, ठीक है, 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। और याद रखिएगा ये जो है ये नाम रखा गया था, किनके नाम पर जो है ये साहा परमाणु रखा गया भौतिकी संस्था। तो याद रखिएगा एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मेघनाथ साहा, के नाम पर इन्हें रखा गया था, ठीक है ना। मेघनाथ मेघनाथ साहा के नाम पर, शाह के नाम पर रखा गया है। और इनका जो एक बहुत इन्होंने सिद्धांत दिया था, कौन सा, आयनन सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। आयनन आयनन सिद्धांत आयनन सिद्धांत दिया था, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा, इससे याद रखिएगा ये संस्थान जो है ये कौन कौन से क्षेत्रों का जो है अनुसंधान करता है। तो याद रखिएगा ये जो है आपको याद रखना है, ये परमाणु भौतिकी का अनुसंधान करता है, ठीक है ना। परमाणु भौतिकी हो गया, परमाणु भौतिकी, परमाणु भौतिकी, ठीक है ना। परमाणु भौतिकी जैसे कि जो है, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, उनकी जो जो व्यवहार होता है या उनका क्रिया जो होता है, इनका अध्ययन होता है, ठीक है ना, परमाणु भौतिकी का। इसके बाद याद रखिएगा और किसका होता है, जैव भौतिकी का अध्ययन होता है, जैव भौतिकी का, जैव भौतिकी का अध्ययन होता है, ठीक है ना। जैव भौतिकी में आपका कौन सा हो गया, जैसे जीवों के शरीर में जो होने वाली जो भौतिक क्रियाएं होती हैं, वो हो गया। इसके बाद याद रखिएगा और किसका अध्ययन होता है, उच्च ऊर्जा भौतिकी का अध्ययन होता है, हाई एनर्जी फिजिक्स का, ठीक है ना। उच्च ऊर्जा उच्च ऊर्जा भौतिकी का अध्ययन होता है, अध्ययन होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा, तो याद रखिएगा ये जो है आपका पूछा जाता है कि साहा परमाणु जो है ये कौन से क्षेत्र में स्थित है। तो याद रखिएगा ये जो है सॉल्ट लेक सिटी में स्थित है, ठीक है ना। सॉल्ट सॉल्ट लेक सिटी में स्थित है, स्थित है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और किसके अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा भारत सरकार का जो परमाणु ऊर्जा विभाग जो है ना, उसी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है ये, अंतर्गत, किसके अंतर्गत आता है, अंतर्गत, ठीक है ना। तो ये आता है आपके भारत सरकार का जो है परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत, परमाणु ऊर्जा विभाग, विभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है।
परमाणु ऊर्जा विभाग मतलब आपका इंग्लिश में भी मैं बोल देती हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत ये आता है, ये संस्थान, ये याद रखेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि माजुली विश्व का सबसे बड़ा अवसादित नदी द्वीप है, कहाँ स्थित है? तो माजुली जो है विश्व का सबसे बड़ा अवसादित नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, गोदावरी नदी पर, यमुना नदी पर या फिर गंगा नदी पर। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। माजुली जो है विश्व का सबसे बड़ा अवसादित नदी द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि ये विश्व का सबसे बड़ा नदी अवसादित नदी द्वीप है, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी से भी पहले मांजुली द्वीप के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद इस पे आते हैं। मांजुली द्वीप, इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये जो है विश्व का सबसे बड़ा अवसादित नदी द्वीप माना जाता है। तो ये मैं लिखूंगी नहीं, ये तो लिखा ही हुआ है तो मैं नहीं लिखूंगी, याद रखिएगा। इसे जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जो है इसे 2 सितंबर को दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया गया था। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है ना। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स ने 2 सितंबर 2 सितंबर को दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया, ठीक है ना। 2 सितंबर को दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो और ये याद रखिएगा, ये आपका जो है कौन से राज्य में गए तो याद रखिएगा, ये जो है आपके असम में, ठीक है ना। तो ये भी याद रखिएगा, ये आपका कहाँ है, असम में, ठीक है। असम की राजधानी भी ये कहलाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, असम की जो है सांस्कृतिक राजधानी कहलाता है, असम की सांस्कृतिक सांस्कृतिक राजधानी कहलाता है, ठीक है ना। ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आपको क्या याद रखना है, याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये आपके इससे होकर बहती है, ठीक है ना। तिब्बत में बहती है, इसके बाद भारत में बहती है और बांग्लादेश में बहती है। तो ये नदी जो है ये कहाँ कहाँ बहती है ये याद रखिएगा, तिब्बत में बहती है, ठीक है, तिब्बत। इसके बाद याद रखिएगा भारत में बहती है, भारत में, और भारत में बहते हुए फिर ये बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश में, ठीक है ना। इसके बाद याद रखिएगा ये भारत के जो है कितने राज्यों से, भारत के जो है ये 2 राज्यों से होकर बहती है, 2 राज्यों से बहती है। तो भारत के कौन से 2 राज्यों में बहती है, तो पहला याद रखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश में बहती है, अरुणाचल प्रदेश में बहती है। और कहाँ बहती है, और ये याद रखिएगा, और ये असम में बहती है, ठीक है ना। तो इसे जो है इन दोनों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में इसे कौन से नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में जो है इसे दिहांग के नाम से जानते हैं, दिहांग नदी के नाम से इसे दिहांग नदी कहा जाता है। और असम में इसे जो है ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है, ठीक है ना। असम में से कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असम में बहने के बाद जो है ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, ये असम में बहने के बाद ये कहाँ जाती है, बांग्लादेश में जाती है, ठीक है ना। जिसमें बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं। और फिर जो है ये जमुना के नाम से जब इसे जानते हैं फिर ये क्या होती है, गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है ना। और गंगा नदी में मिलने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है ना, ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है इस क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा की एक व्यावसायिक इकाई डैश जूल के बराबर होती है। तो विद्युत ऊर्जा की एक व्यावसायिक इकाई जो है ये कितने के बराबर होती है, 3.6 इंटू 10 द पावर 5, 3.6 इंटू 10 द पावर 6, या फिर 3.6 इंटू 10 द पावर 8, 3.6 इंटू 10 द पावर 7।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6। ये भी मैं आपको बता देती हूँ, समझा देती हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ कि जितनी भी बिजली कंपनियां होती है वो जो गणना करती है, बिजली कंपनी जो गणना करती है वो किस में करती है, किलोवाट घंटे में करती है, ठीक है ना, किलोवाट घंटा, ठीक है ना, किलोवाट घंटे में जो है गणना करती है कोई भी बिजली कंपनी, ठीक है ना। तो एक व्यावसायिक इकाई जो होता है ये किसके बराबर होता है, एक व्यावसायिक इकाई बराबर जो होता है वो होता है आपका एक एक किलोवाट घंटा होता है, ठीक है ना। अब इसको जो है इसे इसके बाद जो है एक व्यावसायिक इकाई जो है ये बराबर 1 किलोवाट होता है, तो इसको किस में बदला जाता है, इसको जूल जूल में बदला जाएगा, जूल में बदला जाता है, ठीक है। तो जूल में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वॉट, 1000 वॉट इंटू 36 सेकेंड होगा ना, 36,000 सेकेंड होगा, 36 लाख के बराबर होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये 36 लाख के जो बराबर होता है, तो फिर इसके बाद जो है इसको हम गणना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये गणना करेंगे तो ये 3.6 इंटू 10 की पावर 6 होगा। तो यही होता है, ये जो इसी में आपका जो है यानी कि जो बिजली की जो बिजली का जो बिल आता है ये जो है यूनिट में लिखा होता है, ठीक है ना, जो क्या होता है जो इसी इसी जूल के ऊर्जा को दर्शाता है, ठीक है ना, ये आपका याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भाग आंखों को एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। तो आंखों को एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है, आइरिस है, रेटिना है, कॉर्निया है या फिर लेंस है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आइरिस, ठीक है ना। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आइरिस, ठीक है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो याद रखिएगा आइरिस जो है ये क्या होता है, आंख का जो है रंगीन हिस्सा होता है, ठीक है ना, आइरिस जो है आंख का रंगीन हिस्सा होता है, आंख का रंगीन हिस्सा होता है, रंगीन हिस्सा होता है, ठीक है ना। जो ये क्या करता है, ये जो है पुतली के चारों ओर स्थित होता है, ठीक है। ये जो है आइरिस जो है ये कहाँ होता है, ये पुतली के चारों ओर स्थित होता है, पुतली के चारों ओर स्थित, पुतली के चारों ओर स्थित होता है, ठीक है ना। और ये जो है आंखों का रंगीन हिस्सा होता है, यही जो है आंख को रंग रंग देता है। जैसे किसी का आंख नीला होता है, भूरा होता है, काला होता है, तो ये जो है आनुवांशिक यानी जेनेटिक्स पर निर्भर करता है, लेकिन आंखों को ये देता है, ये आइरिस ही देता है, रंग देता है, ठीक है ना। वो जो है जेनेटिक्स पे कलर डिपेंड करता है कि कौन सा कलर जाता है, या हरा भूरा काला जो भी हो, लेकिन रंग यही देता है, आइरिस ही देता है, ठीक है ना। और याद रखिएगा ये आइरिस क्या करता है, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। पुतली के आकार को, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। अब इसके बारे में अगर बात करें तो याद रखिएगा ये जो है ये आपका जो है कॉर्निया के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो कॉर्निया के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है आंख की जो है पारदर्शी परत कौन सी होती है, कॉर्निया जो है ये आंख की पारदर्शी परत होती है, आंख की पारदर्शी परत होती है, आंख की पारदर्शी परत होती है, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं लेंस के बारे में अगर हम बात करें तो लेंस के बारे में आपको क्या याद रखना है, ये प्रकाश को क्या करता है, फोकस करता है, प्रकाश को फोकस करता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं रेटिना के बारे में अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा रेटिना के बारे में आपको क्या याद रखना है, ये जो है प्रकाश को ग्रहण करता है,
तो याद रखिएगा किसका कौन सा काम होता है। जरूरी नहीं आइरिस के बारे में ये आपसे प्रश्न पूछ ले। रेटिना, कॉर्निया, लेंस, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्रकाश को ग्रहण करने का काम किसका आता है, प्रकाश को ग्रहण करता है, ठीक है। तो ये चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि जब किसी सेब को जल में घोला जाता है तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन किस रूप में अलग हो जाता है। तो जब कोई सेब को आप जल में घोला जाता है तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन जो है वो किस में बदल जाता है, हाइड्रोजन गैस में, या फिर ऑप्शन बी धनात्मक रूप से आवेशित हाइड्रोजन आयन में, या फिर जो है तटस्थ हाइड्रोजन परमाणु में, या फिर जो है ऋणात्मक रूप से आवेशित हाइड्रोजन आयन में। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा धनात्मक रूप से आवेशित हाइड्रोजन आयन में। यानी कि सेब जो है एक कार्बनिक अम्ल है, जैसे इसमें सेब में क्या होता है, तो याद रखिएगा सेब में मौलिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, मौलिक, मौलिक एसिड होता है, ठीक है। मौलिक एसिड होता है। और जब जो है सेब को पानी में घोला जाता है तो ये क्या होता है, अम्ल में आयनित हो जाता है, ठीक है ना। और अम्ल में आयनित होने के बाद जो है ये जो है हाइड्रोजन आयन निकालता है, ठीक है ना, ये आपका धनात्मक रूप से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है। तो प्रोटोजोआ से धान रोग होता है, मलेरिया होता है, जोठा होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ से मलेरिया रोग होता है। और प्रोटोजोआ की बात करें तो याद रखिएगा, सॉरी मलेरिया की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये जो है एक मच्छर के काटने से होता है। तो इस मच्छर का नाम हमेशा पूछा जाता है। अब प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ये जो है मादा एनफिलीज, याद रखिएगा कभी कभी पूछा जाता है कि मादा एनफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, या फिर जो है मलेरिया जो है ये किसके काटने से होता है। तो यह नाम याद रखिएगा मादा एनफिलीज, मादा एनफिलीज। मादा एनफिलीज मच्छर के काटने से। मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से ये रोग होता है। और याद रखिएगा यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो याद रखिएगा कि प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के बारे में आपको याद रखना है कि प्रोटोजोआ जो है ये एक कोशिकीय होता है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होता है, ठीक है। इसके याद रखिएगा कि प्रोटोजोआ में जो है कोशिका भित्ति नहीं होती है, ठीक है ना। प्रोटोजोआ में क्या नहीं होती है, तो याद रखिएगा प्रोटोजोआ में कोशिका भित्ति नहीं होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि कोशिका भित्ति नहीं होने की वजह से जो है ये लचीली होती है, लचीली होती है, ठीक है, लचीली होती है। ये याद रखिएगा। इसके बाद जो है, जैसे अगर मैं बात करूँ तो ये जो है एक कोशिकीय में आपका जो है कौन कौन सा आ जाएगा, जो प्रोटोजोआ समूह का वर्ग होता है। तो उदाहरण के तौर पे याद रखिएगा कौन कौन सा हो जाएगा, जैसे आपका अमीबा हो गया, अमीबा। इसके बाद याद रखिएगा पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है ना। इसके बाद याद रखिएगा प्लाज्मोडियम हो गया, मोडियम, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रोटोजोआ से जो रोग होता है, इससे होने वाला रोग कौन कौन सा है, होने वाला रोग, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, ठीक है ना। तो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन कौन सा है, तो याद रखिएगा इससे होने वाला रोग आपका हो गया जैसे अगर मैं बात करूँ काला जर, काला जर जो है याद रखिएगा काला जर प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है ना। इसके बाद याद रखिएगा और कौन सा हो गया, निंद्रा रोग हो गया, निंद्रा रोग हो गया, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा और कौन सा हो गया, इसके बाद आपको याद रखना है पायरिया, पायरिया, ठीक है ना। और उसके बाद और कौन सा हो गया, पेचिस, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। इस क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि चूना पत्थर की चट्टान कायांतित होकर निम्नलिखित में से क्या बनाती है। तो चूना पत्थर की चट्टान जो है ये कायांतित होकर क्वार्टजाइट बनाती है, संगमरमर बनाती है, ग्रेनाइट बनाती है या फिर ग्रेफाइट बनाती है। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, संगमरमर बनाती है। ठीक है ना। और संगमरमर ये बनती है चूना पत्थर की चट्टान कायांतित होकर संगमरमर बनाती है, यानी ये संगमरमर तब बनता है जब बहुत ज्यादा दबाव और उष्मा के कारण जो है ये किसमें बदल जाता है, संगमरमर में बदल जाता है। याद रखिएगा अत्यधिक दबाव, अत्यधिक दबाव और अत्यधिक दबाव और उष्मा के कारण संगमरमर में बदल जाती है। संगमरमर में बदल जाती। ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि जो ये चूना पत्थर जो होता है, चूना पत्थर के बारे में याद रखिएगा, ये जो है अवसादी चट्टान का उदाहरण है। ठीक है ना। चूना पत्थर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है लिखेगा चूना पत्थर, चूना पत्थर। ठीक है ना। तो चूना पत्थर के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये जो है अवसादी चट्टान का उदाहरण है। अवसादी चट्टान का उदाहरण है। ठीक है। और चूना पत्थर जो ये किसका बना होता है तो याद रखिएगा ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट का जो है फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। ठीक है ना। ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। गाइस क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि मानव में गुणसूत्र होते हैं। तो मानव में कितने गुणसूत्र, मतलब क्रोमोसोम, तो कितने क्रोमोसोम होते हैं, 56 होते हैं, 46, 36 या फिर 26। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 46 होते हैं। ठीक है ना। अगर जोड़ा में अगर आपसे पूछा जाए कि मानव में कितने जोड़े जो है गुणसूत्र होते हैं तो कंफ्यूज करने के लिए ये सब प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो याद रखिएगा जोड़ा भी याद रखिएगा, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ठीक है ना। जिसमें से 22 जोड़े जो है वो ऑटोसोम होते हैं। 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं और जो एक जोड़ा जो होता है वो आपका एक जोड़ा। ठीक है ना। एक जोड़ा जो है ये आपको याद रखना है, एक जोड़ा जो होता है वो आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है ना। सेक्स क्रोमोसोम होता है, यानी कि जो है ये सेक्स क्रोमोसोम होता है, सेक्स गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम्स होता है। ठीक है ना। तो ये जो होता है ये यही जो है लिंग का निर्धारण, यही एक जोड़ा जो होता है ये लिंग का निर्धारण करता है, लिंग का निर्धारण करता है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। याद रखिएगा गुणसूत्र जो होता है guys, याद रखिएगा इसमें जो है कोशिका में जो है कोशिका में है जो है केंद्रक पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा गुणसूत्र जो है कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। गुणसूत्र जो है ये कहाँ पाया जाता है guys? तो याद रखिएगा कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है। और याद रखिएगा ये जो है डीएनए और जो है प्रोटीन से बना होता है, ये भी याद रखिएगा। ये जो है गुणसूत्र जो है ये किसका बना होता है तो याद रखिएगा डीएनए, डीएनए और प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। ठीक है। याद रखिएगा।
यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर मैं आपको गुणसूत्र के बारे में बता दूं तो ऐसे मैं बता चुकी हूँ ये वाला, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। जैसे मेल फीमेल बहुत लोगों को पता होगा, बट जिनके लिए नहीं है वो बता देती हूँ। जैसे मेल में क्या होता है, तो मेल में आपका होता है, याद रखिएगा, मेल में होता है एक्स और वाई गुणसूत्र होता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, और फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। अगर जो है मेल से ही ट्रांसफर होता है, अगर मेल से जो है वाई एक्स, मेल से अगर वाई जाएगा, ठीक है ना, मेल से अगर वाई जाता है तो एक्स और वाई मिलके क्या बनाएगा, तो ये जो है क्या बनता है, तो ये बनेगा आपका जो है बेटा, ठीक है ना। और अगर मेल से जो है एक्स ट्रांसफर होगा तो ये एक्स एक्स मिलकर जो है ये क्या बनाता है, तो ये बेटी, तो ये बेटी होती है, ठीक है। तो ये होता है प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ऐसा कौन सा धातु है जो जीवाणु नाशक यानी कि एंटी बैक्टीरियल होता है। तो एंटी बैक्टीरियल कौन सा होता है, आयरन होता है, कॉपर होता है, सोडियम होता है, या फिर एल्यूमिनियम होता है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना, कॉपर होता है। इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, ये जो है बैक्टीरिया को नष्ट करता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, कॉपर जो है बैक्टीरिया को नष्ट करता है। बहुत लोग जो देखते हैं, बहुत लोग कॉपर के इसमें जो है ज्यादा, अभी अभी जो है बहुत ज्यादा कॉपर चलता है, कॉपर का इसका लोग खाना खाना ज्यादा पसंद करते हैं प्लेट वगैरह में, ठीक है ना। तो इसका काम क्या होता है कॉपर का, कॉपर जो है ये बैक्टीरिया को नष्ट करता है, नष्ट करता है। इसके बाद कॉपर के बारे में और याद रखिएगा कि इसका जो है रासायनिक प्रतीक क्या होता है, रासायनिक प्रतीक, ठीक है। तो कॉपर धातु का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, Cu जो है इसका रासायनिक प्रतीक होता है। और इसका परमाणु, अगर मैं क्रमांक की बात करूं कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है, ठीक है। इसके बाद जो है इसका रंग कैसा होता है, कॉपर का रंग कैसा होता है, तो कॉपर का रंग होता है लाल रंग की जो है, और मुलायम और चमकदार होती है, लाल रंग की, मुलायम और चमकदार, मुलायम और चमकदार होती है, ठीक है ना। और याद रखिएगा ये क्या करती है, जो है ये कॉपर जो होता है वो विद्युत और ऊष्मा का जो है अच्छा चालक होता है, विद्युत और ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो ठुमरी कथक से, कथकली से, भरतनाट्यम से, या फिर मोहिनीअट्टम से। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठुमरी जो है ये कथक से संबंधित है, और कथक जो है ये कहाँ का है, तो कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। इसके अलावा कथक के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखेंगे, तो याद रखिएगा कथक का जो है दूसरा नाम क्या है, कथक का दूसरा नाम नटवरी है। दूसरा नाम इसका क्या है, तो याद रखिएगा कथक का दूसरा नाम है नटवरी, ठीक है, नटवरी है। इसके बाद जो है पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कथक को पुनर्जीवित किसने किया था, पुनर्जीवित, इसको रिवाइव किसने किया था गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है लेडी लीला सोखे ने, ठीक है ना, लेडी, लेडी लीला, लेडी लीला सोखे ने, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं ठुमरी के बारे में। तो याद रखिएगा ठुमरी की जो है दो शैली होती है, ठीक है ना। ठुमरी की कितनी शैली होती है, दो शैलियां होती है। ठुमरी की दो शैलियां होती है। कौन कौन सी दो शैली होती है, एक होती है बोलबाट की ठुमरी, और एक होती है आ, बोल बनाओ की ठुमरी, ठीक है ना, बोलबाट और बोल बनाओ।
बोल बाट। और दूसरी कौन सी शैली है? बोल बना। ठीक है। और यह देखिएगा इसके जो है ठुमरी की अगर मैं प्रमुख कलाकार के बारे में बात करूँ कि इसकी प्रमुख कलाकार कौन है? कलाकार। तो इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन है गाइस? तो याद रखिएगा इसके प्रमुख कलाकार है गिरिजा देवी। गिरिजा देवी। इसके बाद याद रखिएगा गौहर जान। और इसके बाद याद रखिएगा और कौन है? बेगम अख्तर। ये ठुमरी के प्रसिद्ध कलाकार। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि डैश के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की वक्रता तिर्य्या कहलाती है। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की वक्रता तिर्य्या कहलाती है, या फिर वक्रता और वक्रता केंद्र और ध्रुव की, या फिर मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र की, या फिर ध्रुव और मुख्य फोकस। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो है बीच की दूरी को गोलीय दर्पण की वक्रता तिर्य्या कहते हैं। ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि गोलीय दर्पण जो है ये कितने प्रकार की होती है? याद रखिएगा गोलीय दर्पण जो है ये दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। ठीक है। कौन कौन सी दो प्रकार की होती है? तो जो आपने पढ़ा होगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि आपका अवतल और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण और दूसरा आपका कौन सा है? उत्तल दर्पण। ठीक है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, और याद रखिएगा इन दर्पण के जो है तीन मुख्य बिंदु होते हैं। ठीक है ना। याद रखिएगा इन ही दर्पण के जो है इन दर्पण के तीन मुख्य बिंदु होते हैं। इन दर्पण के तीन मुख्य बिंदु। इन दर्पण के तीन मुख्य बिंदु होते हैं। तो कौन कौन से तीन मुख्य बिंदु होते हैं? पहला आपका हो गया ध्रुव, जो कि दर्पण की सतह को मध्य बिंदु है। ये जो है पहला आपका ध्रुव जिसे हम पोल कहते हैं। ठीक है ना। ध्रुव जिसे हम क्या कहते हैं? पोल। दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। तीसरा कौन सा हो गया? तीसरा हो गया आपका मुख्य फोकस। मुख्य फोकस। ठीक है। ये तीन हो गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि घग्गर नदी बेसिन में बाढ़ नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण कौशल्या बांध किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो पंजाब में है, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, या फिर हरियाणा में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है ना। हरियाणा में है कौशल्या बांध। और याद रखिएगा हरियाणा के पंचकुला जिले में है, ये भी याद रखिएगा। कौन से जिले में? पंचकुला। पंचकुला जिले में स्थित है। ठीक है ना। याद रखिएगा। इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो है कौशल्या, और ये जो बांध है कौशल्या बांध जो है ये जो है आपके कौन से नदी पर है? तो याद रखिएगा ये जो है कौशल्या ही नदी पर है। ठीक है ना। कौशल्या नदी पर बनाया गया, और कौशल्या नदी जो है याद रखिएगा घग्गर की सहायक नदी है। घग्गर की सहायक, घग्गर की सहायक नदी। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद जो है याद रखिएगा इस बांध का जो निर्माण हुआ था 2008 से 12 के बीच हुआ था। ठीक है ना। 2008 से 2012 के बीच निर्माण हुआ है इस बांध का। ठीक है। निर्माण हुआ है। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि मोनोजाइट रेत कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट रेत से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ऑप्शन ए अभ्रक, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी थोरियम, या ऑप्शन डी यूरेनियम। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी थोरियम। ठीक है ना। और थोरियम जो है याद रखिएगा ये एक रेडियोधर्मी तत्व है। ठीक है ना। थोरियम जो है ये एक रेडियो रेडियोधर्मी रेडियोधर्मी तत्व है। ठीक है ना। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है?
परमाणु क्रमांक, ठीक है ना। तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 90, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 90 होता है, ठीक है। और जो ये जो मोनोजाइट जो याद रखिएगा, ये केरल के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है ना। मोनोजाइट रेत जो है, ये आपको याद रखना है, ये केरल के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। और केरल के बाद ये तमिलनाडु और उड़ीसा में पाया जाता है। तो गाइस आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई भी आपका कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं गाइस, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज गाइस प्लीज, ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव था तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। और मैं आज से लेकर 30 तक जो है आपका ये सेट चलेगा, तो आप लोग सब्सक्राइब कर ले और नोट बनाना ना भूले, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज आप लोगों को ये आज का सेशन समझ आया है, मैं आपको सही से समझा पाई हूँ, तो प्लीज आप सभी कमेंट में थंबनेल जरूर करिएगा ताकि मुझे भी समझ आए कि हाँ आप लोगों को चीजें समझ आ रही, तो थंबनेल जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।